प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या ग्रह शांति कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9140 81 92 64 9140819264 9140819264। हमारा मिलने का समय है सर्वोदय नगर लखनऊ में शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। दर्शकों, आज हम कुंभ लग्न के जातकों की चर्चा करेंगे कि यदि किसी जातक का जन्म, यदि किसी व्यक्ति का जन्म, यदि किसी बालक या बालिका का जन्म कुंभ लग्न में हुआ है तो ऐसे जातक के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए कौन ग्रह शुभ फलप्रद होंगे, कौन ग्रह अशुभ फलप्रद होंगे, कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह शुभ फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह पाप फलप्रद देने वाले होंगे। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म कुंभ लग्न में हुआ है। जब जन्म हुआ व्यक्ति का, किसी बालक का या किसी बालिका का, उस समय आकाश में पूर्व की ओर कुंभ राशि भोग कर रही थी। तो पहले भाव में कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं या 12 स्थान हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भाव हैं। इन्हीं को हम भाव भी बोलेंगे, इन्हीं को घर भी बोलेंगे। तो 12 भाव कुंडली में होते हैं। इन 12 स्थानों में जो ग्रह जन्म के समय स्थित होते हैं वही जन्म और जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति के जीवन पर आने वाले समय में वही अपना प्रभाव डालते हैं। तो दर्शकों, मान लीजिए किसी जातक का जन्म कुंभ लग्न में हुआ है। कुंभ का साइन क्या है? 11। मान लीजिए किसी जातक का जन्म कुंभ लग्न में हुआ है तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गईं 12वें भाव में, 12वें हाउस में। इसी को हम हिंदी में घर कहेंगे, इसी को भाव कहेंगे और अंग्रेजी में इसी को हाउस कहेंगे। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है या फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन है? शनि। 11, इसमें 11 गिनती है। लग्न कौन सी है? 11, इसलिए कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए कौन कौन ग्रह शुभ फलप्रद होते हैं, कौन ग्रह पाप फलप्रद होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य की राशि कौन सी होती है? 5, सिंह राशि। 5 गिनती, 5 गिनती का स्वामी कौन होता है? सूर्य। 5 गिनती का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य। अब सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है और आप जानते हैं कि सप्तम भाव मारक स्थान होता है। कुंडली में 12 भाव हैं जिसमें द्वितीय और सप्तम ये प्रबल मारक भाव होते हैं। इसमें जो ग्रह बैठते हैं वो व्यक्ति को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट देते हैं, विशेषकर शारीरिक कष्ट देते हैं। और इसके अलावा तृतीय, अष्टम, द्वादश ये भी क्रम से कम मारक स्थान होते हैं। दर्शकों, तो सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, इसलिए मार्केश है। हमने आपसे कहा कि 1 4 7 10 ये केंद्र होते हैं। केंद्र के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं, लेकिन सप्तम भाव केंद्र होने के साथ साथ मारक स्थान भी है। इसमें जो राशि होगी उसका जो स्वामी होगा वो मार्केश होगा। तो सूर्य केंद्र का स्वामी है, अच्छा फल भी देगा लेकिन मार्केश भी है, शारीरिक कष्ट भी देगा अपनी दशा अंतर्दशा में। तो सूर्य क्या हुआ? अशुभ। सूर्य क्या लिखा जाएगा? अशुभ या पाप फलप्रद। अशुभ या पाप फलप्रद। अब चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा की गिनती कौन सी होती है? किस राशि का स्वामी होता है? चंद्रमा 4 गिनती
4 का मतलब कर्क राशि, कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा की राशि छठे भाव में है, 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा इस नाते खष्ठेश हो गया। आप जानते हैं कि 6 8 12 भाव का जो स्वामी होता है वो हमेशा खराब फल देता है। एक खराब भाव माने जाते हैं, खराब हाउस माने जाते हैं। तो दर्शकों, कर्क लग्न के लिए चंद्रमा खष्ठेश होने के कारण सर्वथा अशुभ होता है। चंद्रमा अशुभ, अशुभ माने पाप फलप्रद, खराब फल देने वाला। अब इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा के बाद मंगल को। मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि की 2 राशियां होती हैं। तो मंगल की 2 राशि है, मेष और वृश्चिक। तो इसकी मेष राशि कुंभ लग्न के लिए मेष राशि तृतीय भाव में है और वृश्चिक राशि 10वें भाव में है। तो चूंकि शनि और मंगल में शत्रुता है, नैसर्गिक शत्रु हैं दोनों, मंगल 10वें भाव का स्वामी होने के बावजूद भी शनि का कुंभ लग्न के लिए मंगल पाप फलप्रद होगा, अशुभ फलप्रद होगा। मंगल अशुभ फलप्रद होगा। यहां देखिए दर्शकों, मंगल की मूल त्रिकोण राशि तृतीय भाव में है और वृश्चिक राशि इसकी 10वें भाव में है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी ग्रह जिसकी 2 राशियां हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि का 65% फल देता है और वृश्चिक राशि का दूसरी राशि का वो 35% फल देता है। तो इसकी मूल त्रिकोण राशि तृतीय भाव में है मंगल की। तृतीय भाव खराब माना जाता है, पाप फलप्रद होता है, इसलिए मंगल तृतीय भाव का ज़्यादा फल देगा। 10वें भाव का भी स्वामी है मंगल और 10वें भाव भी केंद्र है और मुख्य केंद्रों में से एक है, कर्म का स्थान है। तो ऐसी स्थिति में मंगल केवल अशुभ नहीं देगा। कुंभ लग्न के लिए महर्षि पाराशर जी के अनुसार मंगल अशुभ होता है, सर्वथा पाप फलप्रद होता है, लेकिन 10 मेष होने के कारण ये अच्छा फल भी देगा। यदि शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है, तो ये अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा फल देगा। और अगर मंगल 6 8 12 भाव में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट है, तो मंगल अपनी दशा अंतरदशा में खराब फल देगा, मारक फल देगा, अशुभ फल देगा। तो दर्शकों, मंगल शुभ अशुभ दोनों फल देने वाला होगा, शुभ भी देगा, हमेशा अशुभ फल ही नहीं देगा। बुध को देखते हैं हम। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो मिथुन राशि 5वें भाव में है, लग्न से 5वां भाव है, 1 2 3 4 5। मिथुन राशि कौन से भाव में है? 5वें भाव में, पंचमेश हुआ है। 3 गिनती का मतलब मिथुन राशि, मिथुन का स्वामी बुध, बुध पंचमेश हुआ इस नाते, 5th हाउस का लॉर्ड है। और 8वें भाव में बुध की दूसरी राशि कन्या राशि है, कन्या राशि का भी स्वामी बुध होता है। तो बुध अष्टमेश है यहाँ, तो अष्टम भाव खराब माना जाता है, अशुभ माना जाता है और मूल त्रिकोण राशि बुध की है यहाँ। इस कारण से बुध शुभ अशुभ दोनों फल देगा। कुंभ लग्न के लिए बुध पंचमेश और अष्टमेश होने के कारण शुभ अशुभ दोनों फल देगा, शुभ भी फल देगा और अशुभ फल भी देगा। ज़्यादातर शुभ फल देगा, भले ही इसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है, लेकिन तृतीय 5वें भाव में 3 गिनती है, मिथुन राशि है और शनि का बुध सम होता है। इस कारण से ये 5वें भाव का फल ज़्यादा देगा, 8वें भाव का भी फल देगा। इसीलिए मैंने कहा शुभ अशुभ दोनों फल बुध देगा। अब आइए बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति या गुरु, गुरु की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। अब यहाँ देखिए कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति क्या हुआ? लाभेश और धनेश दोनों है। आय का
पूरी तरह से कितना जातक के पास धन रहेगा, इसका मालिक कौन है? बृहस्पति है। लेकिन 11वां और दूसरा ये दोनों भाव मारक होते हैं, पाप फलप्रद होते हैं, खराब होते हैं। इस कारण से कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति पाप फलप्रद होगा, सर्वथा अशुभ फल देने वाला होगा। बृहस्पति क्या होगा? अशुभ होगा। कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति अशुभ फल होगा। और द्वितीय होने के कारण ये मार्केश भी है। दर्शकों, बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है, सबसे अच्छा फल देने वाला है। लेकिन अगर बृहस्पति मार्केश हो तो इसकी मारक क्षमता सब ग्रहों से ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि शुभ ग्रह है तो बहुत कम कष्ट देगा। अगर ये मार्केश है तो ये सबसे ज़्यादा मारक प्रभाव देता है। तो बृहस्पति यहाँ अशुभ है कुंभ लग्न के लिए। अब आइए हम देखते हैं शुक्र को। कुंभ लग्न के लिए शुक्र की भी 2 राशियां हैं, वृष और तुला। तो वृष राशि इसकी केंद्र में है, चतुर्थ भाव में है, और तुला राशि 9वें भाव में है, त्रिकोण में है। तो दर्शकों, एक केंद्र है, एक त्रिकोण है, दोनों को स्वामी शुक्र है। इस कारण कुंभ लग्न के लिए शुक्र परम योग कारक होगा, बहुत शुभ होगा। हम इसको बहुत शुभ लिख सकते हैं। और योग कारक भी है, ठीक, परम योग कारक है। क्यों? क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों को स्वामी है। और केंद्र और त्रिकोण दोनों के अलग अलग ग्रह हैं, और एक जगह केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठे हों या अलग अलग केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र त्रिकोण में एक साथ कहीं बैठे हों, या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के अलग अलग स्थान पर केंद्र त्रिकोण में बैठे हों। फिर से देखें, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र और त्रिकोण में कहीं भी एक स्थान पर बैठे हों, या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के अलग अलग स्थान पर केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, तो राजयोग होता है। राजयोग कारक होते हैं ग्रह। ऐसे जातक की कुंडली में राजयोग होता है। यहाँ देखिए, शुक्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का भी स्वामी, त्रिकोण का भी, इसलिए शुक्र क्या है? राजयोग कारक है इनकी कुंडली में। अब आइए शनि को देखते हैं। शनि की क्या पोजीशन है? शनि लग्नेश और द्वादशेश है। इसकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में है। इस कारण से शनि क्या होगा? कुंभ लग्न के लिए शनि सर्वथा शुभ होगा। सिंह लग्न के लिए शनि शुभ होगा। द्वादश भाव में इसकी मकर राशि है, 12वें भाव में व्यय भाव में मकर राशि है। इसलिए अगर लग्नेश शनि खराब स्थान पर बैठा है, कहीं पाप ग्रहों से युत दृष्ट है, शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति नहीं, तो ये शनि मार्केश भी बने, खराब फल भी देगा, 12वें भाव का भी फल देगा। लेकिन अगर केंद्र त्रिकोण में शनि बैठा है, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट है, तो अच्छा फल देगा। दर्शकों, ये रही कुंभ लग्न के लिए 9 ग्रहों की स्थिति। अब राहु और केतु साथ ही ग्राह्य हुए। राहु और केतु क्या होंगे इनके लिए कुंभ लग्न के लिए? राहु, महर्षि पाराशर जी कुंभ लग्न के लिए राहु को कुंभाली, राहु की राशि कुंभ होती है, ऐसा माना है कि राहु कुंभ राशि का स्वामी है और केतु वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, ऐसा महर्षि पाराशर जी ने माना है। आचार्य सीताराम झा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राहु कुंभ राशि का स्वामी होता है और केतु वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। इस नाते राहु क्या होगा? लग्नेश होगा। राहु लग्नेश होगा तो क्या होगा? लग्नेश तो शुभ होता है, तो शुभ फल देने वाला होगा, शुभ फल देने वाला होगा। केंद्र का स्वामी है, शुभ फल देने वाला है। और केतु वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, तो ये देखिए केतु वृश्चिक राशि 10वें भाव में है, ये भी केंद्र का स्वामी है, इसलिए केतु भी शुभ फल देने वाला होगा। केतु भी शुभ होगा इनके लिए। लेकिन दर्शकों, राहु केतु के विषय में कहा जाता है कि केवलो हानि रेवच, ये केवल हानि करते हैं। लेकिन विद्वानों का ऐसा मत है
कि राहु केतु केंद्र और त्रिकोण में हो तो शुभ फल देते हैं। राहु केतु की योगकारिता के विषय में कहा जाता है कि राहु अगर त्रिकोणेश के साथ केंद्र में बैठा हो, राहु मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा है और साथ में त्रिकोणेश कौन हुआ, यहाँ मिथुन राशि का स्वामी बुध है, राहु के साथ बुध बैठा हो चतुर्थ भाव में, तो ये योग कारक होगा, अच्छा फल देने वाला होगा। या राहु पंचम भाव में बैठा हो और चतुर्थ भाव का स्वामी राहु के साथ में बैठा हो। चतुर्थ भाव में कौन सी गिनती है, दो का मतलब वृष राशि, वृष का स्वामी शुक्र। तो पंचम भाव में राहु बैठा हो और शुक्र साथ में बैठा हो चतुर्थेश, त्रिकोण में राहु हो और केंद्र का स्वामी हो के शुक्र पंचम भाव में हो, तो राहु और शुक्र साथ में होंगे तो ये राजयोग कारक होंगे। दर्शकों, इसी तरह केतु की भी स्थिति है। केतु अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और बुध इसके साथ में बैठा हुआ है तो ये राजयोग कारक होगा। और अगर केतु पंचम भाव में बैठा है और शुक्र साथ में बैठा है तो ये भी अच्छा फल देने वाला हो। लेकिन इस बात को देखना होगा कि नीच ऊंच में तो नहीं है। जैसे मिथुन में राहु उच्च का होता है, तो यहाँ राहु अगर बैठा हुआ है और चतुर्थेश साथ में शुक्र बैठा हुआ है तो ये राजयोग कारक होगा, क्योंकि राहु अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और राहु शुक्र के साथ बहुत अच्छा फल देता है, राजयोग बनाता है। जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग हो दर्शकों, शुक्र कुंभ लग्न की कुंडली हो, कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र चतुर्थेश और भाग्येश होगा, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होगा, परम योग कारक होगा। राहु अगर उस कुंडली में पंचम में बैठा हुआ है, शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, केवल यही दो ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं, तो दर्शकों ऐसा जातक राजा या मंत्री होता है। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में उच्च पद पर होगा, या अगर वो किसी अधिकारी पोस्ट पर है, प्रशासन में है, तो उच्च पदस्थ अधिकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि राहु भी यहाँ उच्च का है, लग्नेश होकर के बैठा हुआ है। कुंभ लग्न के लिए राहु माना गया है, कुंभ राशि राहु का अपना घर होता है, तो ऐसी स्थिति में राहु लग्नेश होगा और उच्च का होगा अपने, और शुक्र चतुर्थेश और नवमेश है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के साथ में बैठा है। राहु शुक्र अगर पंचम भाव में बैठे तो ऐसा जातक निश्चित रूप से राजा होगा या राजा के समान होगा, मंत्री होगा या प्रधानमंत्री हो सकता है। अगर अन्य ग्रहों का योग अच्छा है तो निश्चित रूप से ऐसा ज़्यादा उच्च पद पर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, ये रही कुंभ लग्न के जातकों की चर्चा। अगले वीडियो में हम आपसे कुंभ लग्न के लिए उदाहरण लेकर के आपको समझाएंगे कि अगर कुंभ लग्न के जातकों के लिए जो कुंभ लग्न की कुंडली में जो ग्रह अशुभ हैं, जैसे सूर्य अशुभ है सप्तमेश होने के कारण, मार्केश है अशुभ है, चंद्रमा अशुभ है खष्ठेश होने के कारण, छठे भाव का स्वामी होने के कारण, मंगल शुभ अशुभ दोनों है तृतीयेश और दशमेश होने के कारण शुभ अशुभ दोनों फल देगा, बुध शुभ अशुभ दोनों फल देगा क्योंकि पंचमेश और अष्टमेश है, बृहस्पति अशुभ होगा, सर्वथा अशुभ होगा क्योंकि दोनों खराब भाव का स्वामी है, पाप फलप्रद है। लेकिन धन के लिए बृहस्पति बहुत अच्छा होगा, धनेश और लाभेश है। अगर एक केंद्र और त्रिकोण में कुंभ लग्न कुंडली में अगर बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण में बैठेगा और अस्त नहीं है तो निश्चित मानिए कि ऐसा जातक अति धनवान होगा। शुक्र बहुत शुभ है क्योंकि योग कारक है, राजयोग कारक है, चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। शनि शुभ है क्योंकि शनि लग्नेश है। राहु शुभ फल देने वाला है क्योंकि राहु कुंभ राशि मानी जाती है। राहु अपने घर में होता है, स्वगृही होता है, कुंभ राशि में ऐसा माना जाता है, राहु का घर होता है कुंभ राशि। केतु शुभ फल देने वाला होगा क्योंकि केतु दशम भाव का स्वामी होगा। तो दर्शकों, ये रही कुंभ लग्न के जातकों कुंडली। अब कुंडली में जो ग्रह सर्वथा पाप फलप्रद हैं, जैसे मान लीजिए बृहस्पति को ही देख लीजिए, बृहस्पति धन के लिए तो बहुत अच्छा है, एकादशेश लाभेश और धनेश है।
लाभ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि द्वितीय होने के कारण मार्केश है और सर्वथा पाप फलप्रद है। तो ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। दर्शकों, धन बहुत हो और स्वास्थ्य काम न करे तो धन किस काम का। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की शांति करानी चाहिए या मृत्युंजय जाप कराना चाहिए। यही पोजीशन चंद्रमा की है। चंद्रमा खष्ठेश है कुंभ लग्न की कुंडली में। अगर चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, किसी पापक ग्रह की दशा में चल रही है, बृहस्पति की महादशा में मान लीजिए चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा सर्वथा खराब फल देगा। जातक हमेशा जुकाम सर्दी आदि से परेशान रहेगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा के लिए, अगर चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, कोई पापक ग्रह साथ में नहीं बैठा है, तो चंद्रमा के लिए उपाय यही है कि मोती, वैसे तो चंद्रमा के लिए कोई रत्न धारण न करें, क्योंकि कुंभ लग्न के लिए, कुंभ लग्न का स्वामी शनि होता है, चंद्रमा शत्रु होता है, नैसर्गिक शत्रु हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर तात्कालिक मित्र हैं, केंद्र कुंडली में अगर चंद्रमा और शनि तात्कालिक मित्र हैं, तो मोती धारण कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपाय है कि शिव आराधना करें, शंकर जी का अभिषेक करें, शंकर जी को गाय का दूध चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। बस इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है दूसरा। चंद्रमा अगर खराब हो, कुंभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो दर्शकों सूर्य की यही स्थिति है। सूर्य सप्तमेश है, मार्केश है, केंद्र का स्वामी जरूर है लेकिन मार्केश है। अगर सूर्य अपनी राशि में नहीं है, कहीं अन्य राशि में बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है सूर्य, तो निश्चित रूप से मारक प्रभाव देगा, मार्केश होगा। सूर्य द्वितीय भाव में है तब भी मार्केश होगा। ऐसी स्थिति में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नियमित सूर्यार्घ दें। सूर्यार्घ मंत्र है, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर। हम अगले वीडियो में सूर्य का मंत्र लिख देंगे बोर्ड पर। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घम यद्दत्तम नमम। तांबे के लोटे में जल ले लें, हो सके तो रोली और लाल फूल डाल लें और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करके जल छोड़ें। ये मन में कल्पना करें कि हम सूर्य नारायण को स्नान करा रहे हैं। जल छोड़ें और 3 बार ये मंत्र हो जाए, पूरा जल छोड़ते तक, जल गिरते तक पतली धार बना करके जल छोड़ें। अगर जल पैर में पड़ता है, छींटा पड़ता है, तो उससे घबराएं नहीं, वो शुभ है, नुकसान करने वाला नहीं होगा। और एक भ्रांति होती है कि ज़्यादातर लोग देर से उठते हैं आजकल, तो सूर्य को जल कैसे दें, 8 बज गया, 10 बज गया, आप जल देने से क्या मतलब है। तो ऐसी स्थिति नहीं है, क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। जिस समय भी आप उठें उस समय स्नान करने के बाद सूर्यार्घ जरूर दें। सूर्य भगवान अगर दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ध्यान करके जल छोड़िए। दर्शकों, सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम तो फ्लैट में रहते हैं, कैसे सूर्य को जल दें, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल मत मानिए, ध्यान करके जल छोड़िए। अगर कहीं पात्र नहीं तो किसी कटोरा में जल छोड़ दीजिए, बाद में ले जा गमले में छोड़ दीजिए उसको, या गमले में डायरेक्ट छोड़ दीजिए जल। देखना अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग संध्या करते हैं, तो प्रथम उत्तम संध्या वो मानी जाती है प्रथमो तारकोपेता, जब तारे आकाश में दिखाई देते हों, वो उत्तम संध्या मानी जाती है। और संध्या में गायत्री जप और सूर्यार्घ 2 ही चीज़ मुख्य होती है। तो दर्शकों, जब तारे दिखाई देंगे उस समय सूर्य कहाँ दिखाई देगा, और जल देना है, सूर्यार्घ देना है, तो ध्यान करके ही छोड़ा जाता है और वो उत्तम संध्या मानी जाती है। इसलिए बिल्कुल इस भ्रम में न रहें कि सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं तो जल कैसे दें। जल अवश्य दें, क्रिया का लोप न करें। केवल प्रत्यक्ष देवता हमारे सूर्य नारायण ही हैं जो दिखाई देते हैं, इसलिए जल अवश्य दें। आप जल देंगे तो वो प्रसन्न होंगे। आपको दिखाई दें भले न दिखाई दें, लेकिन वो प्रसन्न अवश्य होंगे, आपके ऊपर कृपा अवश्य बरसाएंगे। दर्शकों, ये रही कुंभ लग्न के जातकों की चर्चा। अब हम अगले वीडियो में कुंभ लग्न के लिए एक उदाहरण कुंडली लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।